दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गॉड इज़ मर्सीफुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो सेंटेंस है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। और दोस्तों, मर्सीफुल एडजेक्टिव है। मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु या फिर दयावान। तो क्या अर्थ हुआ? गॉड इज़ मर्सीफुल, ईश्वर दयालु है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A king had a large orchard। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और दोस्तों, पास्ट पजेसिव वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, ऑर्चार्ड का मतलब होता है बगीचा। अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चार्ड। एक राजा के पास एक बड़ा बगीचा था। अ वेराइटी ऑफ फ्रूट ट्रीज वर प्लांटेड देयर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है, जैसे सिंपल प्रेजेंट का यहाँ एग्जाम्पल था। सिंपल पास्ट का मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ए वेराइटी ऑफ फ्रूट ट्रीज, मतलब एक फलों के पेड़ों का जो एक वैरायटी थी, वर प्लांटेड देयर, वहाँ पर लगाए हुए थे। वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ वहाँ लगे हुए थे, वर प्लांटेड देयर। मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरी डे। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ऐसी वाक्यों में जब हम वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना, बिकेम। और RIP राइप एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पकना। जब कोई चीज़ पक जाती है, पके हुए फल को राइप फ्रूट कहा जाता है। और दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए बिकम का यूज़ किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहते हैं, उसको वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ हमें करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ? मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरी डे। हर दिन कई फल पक जाते थे। द गार्डनर यूज्ड टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स फ्रॉम द वेरियस ट्रीज एंड टेक दैम टू द किंग। क्या अर्थ हुआ? द गार्डनर यूज्ड टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। और यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे मैं उसे पढ़ाया करता था, हम दौड़ा करते थे, राजू खेला करता था। ऐसे वाक्यों में यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? द गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है माली। जो व्यक्ति पेड़ों की देखभाल करता है उसे गार्डनर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है माली। द गार्डनर यूज्ड टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स का अर्थ हुआ फ्रॉम द वेरियस ट्रीज। माली अलग अलग पेड़ों से उन पके हुए फलों को इकट्ठा किया करता था।
एंड टेक दैम, और उनको ले जाता था, टू द किंग, राजा के पास। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि माली अलग अलग पेड़ों से उन पके हुए, ड्राई फ्रूट्स का मतलब पके हुए, उन पके हुए फलों को इकट्ठा करता था। कलेक्ट मतलब करना, इकट्ठा करना। माली अलग अलग पेड़ों से उन पके हुए फलों को इकट्ठा करता था। एंड टेक दैम टू द किंग, और उन्हें राजा के पास ले जाता था। और दोस्तों यहाँ जो दैम है ये फलों के लिए यूज़ किया गया, जो कि एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर काम करे। चलिए आगे देखिए। One day the gardener collected some cherries and took them for the king। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, सेकंड फॉर्म कलेक्टेड। वन डे मतलब एक दिन, द गार्डनर माली ने, कलेक्टेड इकट्ठे किए, सम चेरीज़ कुछ, चेरी मतलब कुछ, चेरी का मतलब कोई बेर वगैरह, बेरों को इकट्ठा किया। एंड टुक दैम, और टेक मतलब ले जाना और ये सेकंड फॉर्म है। एंड टुक दैम, और उन्हें ले गया, फॉर द किंग, राजा के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज एंड टुक दैम फॉर द किंग। एक दिन माली ने कुछ बेरों को, चेरीज मतलब बेरों को इकट्ठा किया और उन्हें राजा के लिए ले गया। फॉर मतलब के लिए, और उन्हें राजा के लिए ले गया। दैट डे द किंग वॉज इन अ बैड मूड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। ऑलरेडी दो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। ये भी सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट में जैसा आप जानते हैं वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसमें वॉज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है किंग वो सिंगुलर है जिसमें वॉज लगाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? दैट डे मतलब कि उस दिन, द किंग वॉज इन ए बैड मूड, उस दिन राजा बैड मूड में था, मतलब कि उसका जो उस दिन उसका जो स्वभाव था वो खराब था। मूड का मतलब होता है किसी व्यक्ति की मनोस्थिति, मतलब उस दिन उसकी जो मनोस्थिति थी वो खराब थी। ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट इट। दोस्तों पिक मतलब होता है उठाना किसी चीज़ को, सेकंड फॉर्म में पिक्ड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है और ये सेकंड फॉर्म है। ही पिक्ड अ चेरी, उसने एक चेरी को मतलब उसने एक बेर को उठाया, टू टेस्ट इट, उसको चखने के लिए। और तो टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को चखना, किसी चीज़ का स्वाद लेना। तो क्या अर्थ हुआ कि ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट इट, उसने एक बेर को चखने के लिए उठाया, टू टेस्ट। इट वॉज सार। दोस्तों SOUR इसको सार पढ़ेंगे, और ये जो शब्द है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कड़वा। आप इसे नोट कर लीजिए, जैसे मीठे को स्वीट कहते हैं, सॉरी खट्टा, इसको सार का मतलब होता है खट्टा। बाई मिस्टेक मैंने आपको कड़वा बताया। कड़वे के लिए दूसरा शब्द है, आप उसे नोट कर लीजिए, बिटर, BITTER। बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी मतलब नमकीन, और सार मतलब खट्टा, SOUR। कोई भी चीज़ खट्टी हो इसको सार कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट, उसने चखने के लिए एक बेर उठाया, एक चेरी को उठाया। इट वॉज सार, और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे वॉज का यूज़ किया गया है, साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया गया है। इट वॉज सार, ये खट्टा था। नाउ द किंग्स एंगर वॉज एट इट्स पीक। दोस्तों किंग के बाद एपिस्ट्रॉफी है ऐसे, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, जोड़ते हैं, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। ANGR एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा। नाउ द किंग्स एंगर वॉज एट इट्स पीक। क्या अर्थ हुआ कि अब राजा का क्रोध या कह सकते हैं राजा का गुस्सा, वॉज एट इट्स पीक, वो अपनी पूरी ऊंचाई पर था। मतलब जो राजा का जो गुस्सा था वो अपनी पूरी ऊंचाई पर था। ही थ्रू अ चेरी एट द गार्डनर। दोस्तों थ्रो मतलब होता है फेंकना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है। आप इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्म को नोट कर लीजिए पहले, THROW, थ्रो मतलब फेंकना। सेकंड फॉर्म है थ्रू, THREW, और चाहे तो थर्ड फॉर्म की नोट कर लीजिए। मैं स्पेलिंग आपको बता देता हूँ।
थर्ड फॉर्म है थ्रोन, इसकी स्पेलिंग है THROWN। फिलहाल ये सेकंड फॉर्म है और ऑलरेडी आप जानते हैं सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के लिए किया जाता है अफर्मेटिव वाक्य को बनाने में। ही थ्रू अ चेरी एट द गार्डनर, उसने गार्डनर पर मतलब क्या हुआ, माली पर एक चेरी को फेंका। द गार्डनर वॉज हर्ट बट ही सैड गॉड इज़ मर्सीफुल। द गार्डनर वॉज हर्ट का मतलब हुआ कि माली को चोट लगी, बट ही सैड लेकिन उसने कहा गॉड इज़ मर्सीफुल, ईश्वर दयालु है, या कह सकते हैं ईश्वर दयावान है। आगे देखिए, द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट द गार्डनर्स वर्ड्स। सरप्राइज का मतलब हैरान होना होता है। क्या अर्थ हुआ? द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट द गार्डनर्स वर्ड्स। राजा माली के शब्दों पर, या कह सकते हैं माली की बात पर हैरान हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव हर्ट यू एंड यू से गॉड इज़ मर्सीफुल वाई। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, ऐसे वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों ये जो शब्द आप देख रहे हैं HURT, हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुँचाना, किसी को तकलीफ़ देना, और ये फर्स्ट फॉर्म भी इसकी हर्ट है, सेकंड भी हर्ट है, थर्ड भी हर्ट है। तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। आप इसको देख के कन्फ्यूज़ मत हो, क्योंकि आपको शायद लगे कि यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है। तो दोस्तों ये फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और साथ में थर्ड भी है। चलिए इसका मतलब क्या वो देखते हैं। यहाँ पर जब राजा साहब ने इसके मतलब माली के ऊपर वो फेंकी चेरी गुस्से में, तो उसने क्या जवाब दिया? उसको चोट तो लगी लेकिन उसने क्या कहा कि गॉड इज़ मर्सीफुल, मतलब ईश्वर दयालु है। इस बात पर जो राजा था वो मतलब माली की बातों पर वो हैरान हो गया। उसने पूछा, ही आस्क्ड मतलब उसने पूछा, आई हैव हर्ट यू, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, एंड यू से और तुम कहते हो गॉड इज़ मर्सीफुल, ईश्वर दयालु है, वाई क्यों? चलिए दोस्तों आगे देखिए कि माली ने क्या जवाब दिया। द गार्डनर सैड, माली ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स। चलिए दोस्तों कितना अच्छा जवाब है। और इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का है। पास्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में ING फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जानने वाली बात यह कि ING को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर, उसमें वॉज का यूज़ किया जाता है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं आई के साथ वॉज लगाए गए। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे प्लूरल, तो उसमें वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द गार्डनर सेड, माली ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग मतलब लाना, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स, मैं तरबूज लाने जा रहा था। चलिए दोस्तों इसका मतलब समझ ही आ गया होगा आपको कि असल में ये जो गार्डनर था वो तरबूज लेने जा रहा था, लेकिन उसने वो चेरी लेके आ गया राजा साहब के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, आई चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना इरादा बदल लिया। तो उसने जब राजा साहब ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला कि ईश्वर दयालु है, तो जो ये गार्डनर था, माली था, उसने क्या जवाब दिया कि महाराज आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स, मैं आपके लिए तरबूज लेने जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली आई चेंज्ड माई माइंड, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया। बल्कि दोस्त सॉरी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, आज शायद मैं गलत पढ़ दिया, मैंने 2-3 जगह मिस्टेक की है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये है फॉर्चुनेटली, जिसका मतलब होता है भाग्य से। और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। और आप देखेंगे एडजेक्टिव से ही ly को जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। यदि आप इसमें से ly हटाएंगे, फॉर्चुनेट ये एडजेक्टिव बन जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा भाग्यशाली। और जब आप इसमें ly जोड़ देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा जिसका मतलब हो जाएगा भाग्य से। तो ये एडवर्ब है। तो उसने क्या कहा कि महाराज मैं आपके लिए तरबूज लाने जा रहा था, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्य से, किस्मत से, आई चेंज माई माइंड, मैंने अपना इरादा बदल लिया। इमेजिन करिए, कल्पना करिए, व्हाट वुड हैव हैपन्ड, क्या हुआ होता, इफ़ यू हैड थ्रोन अ वाटरमेलन एट मी, अगर आपने मेरे ऊपर एक तरबूज फेंका होता। तो दोस्तों इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो माली था उसने राजा साहब को ऐसा क्यों बोला कि ईश्वर दयालु है। क्योंकि असल में वो राजा साहब के लिए तरबूज लेने जा रहा था, लेकिन किस्मत से उसने अपना इरादा बदल लिया। और उसने उसी बात को कहा कि मतलब कि
अगर आपने मेरे ऊपर तरबूज फेंका होता तो क्या हुआ होता। जाहिर सी बात है दोस्तों, तरबूज साइज़ में बड़ा होता है तो माली को चोट ज़्यादा लगी होती, लेकिन यहाँ पर जो बेर है, चेरी है, उसका साइज़ बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से उसको चोट कम लगी। तभी उसने कहा कि ईश्वर जो है वो दयालु है। चलिए आगे देखिए। दैट इज़ वाई, इसलिए, आई सेड, मैंने कहा, गॉड इज़ मर्सीफुल, ईश्वर दयालु है। किंग ऑल्सो लाफ्ड एट दिस, राजा भी इस बात पर हंसा। चलिए, तो दोस्तों इसी ये जो कहानी है यहीं ख़त्म होती है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। मुझे कहानी सच में अच्छी लगी, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो वाकई में दिल को छूती हैं, और ये भी एक वैसी ही कहानी है। और ईश्वर को मानना या फिर ना मानना ये हमारे ऊपर है, लेकिन कहानी के माध्यम से हम इस बात को ज़रूर कह सकते हैं कि ईश्वर जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा दयालु है। और जैसा हमने यहाँ पर कहानी में भी देखा कि ये जो व्यक्ति है, अगर वो तरबूज लाता तो उसको ज़्यादा चोट लगती, लेकिन लास्ट मोमेंट में भाग्य से उसने अपना मतलब एक इरादा बदल दिया और वो बेर लेके आया, और जिससे उसको कम चोट लगी। तो तभी यहाँ पर कहा गया है कि जो ईश्वर है वो दयालु है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यो कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।